हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल संग्राम। मैं आपका मेंटर गिरजेश प्रभाकर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग मेंस सीरीज का आंसर राइटिंग का मैराथन अभी रन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 5-6 टॉपिक को सेग्रीगेट करके हम लोगों ने उसका डिस्कशन कर डाला और आपको बताया है कि किस तरह से मेंस में आंसर को लिखते हैं, और उस आंसर को हमने आपको टेलीग्राम पे भेज भेज कर आपको इवैल्यूएट भी किया है। तो आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए आपको थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को तकलीफ था कि सर थोड़ा सा हम लोग को सिलेबस को ब्रीफ कर दीजिए, सिलेबस को समझा दीजिए। तो आइए दोस्त, आपको सिलेबस को समझाते हैं। हम लोग जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कर रहे हैं, जिसका स्टडी प्लान आपको हम बता दें। हम लोग के पास स्टडी प्लान क्या है। जो बच्चे हमारे पास पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि हमारा स्टडी प्लान क्या है। तो हमारा स्टडी प्लान है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 से बंधु हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जीएस पेपर 1 से। इस 25 क्वेश्चन में से हम लोगों ने 6 से 7 सवाल ऑलरेडी कर रखा है। अब बात आता है रेस्ट का, जिसमें आज का टॉपिक भी इंक्लूडेड है। और सेम थिंग हम लोग जीएस पेपर 2 के लिए हम लोग 25 का मॉड्यूल रखे हैं, 25 क्वेश्चन जो कि आपको कराया जाएगा, ठीक है। और ऐसे के लिए हमारे सर हैं, आप लोग के लिए 7 ऐसे 7 ऐसे का डोज दिया जाएगा 7 दिन, ठीक है। तो ये हमारा प्लान रहा। तो देखिए हम लोगों ने किन किन टॉपिक को कवर किया है, उसके बाद आपको सिलेबस को दिखाने का काम करते हैं। पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है पेंटिंग एंड आर्ट से, जो क्या है पटना कलाम। पटना कलाम पेंटिंग हमारे प्लेलिस्ट में फ्री पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। दूसरा क्या है बाबू, हम लोग के पास मधुबनी पेंटिंग है। ये देखिए भैया, मधुबनी पेंटिंग, इसको भी हमने करा रखा है कि किस तरह से आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आंसर को लिखना है। तीसरा हम लोग के पास है पाला आर्ट, हमने पाला आर्ट भी कराया है, ठीक है। फिर इधर देखिए मौर्यन आर्ट, मौर्यन आर्ट भी करा रखा है। वेस्टर्न एडुकेशन इन बिहार, किस तरह से वेस्टर्न एडुकेशन हमारे बिहार में इंटर किया और हमारे जो स्वर्णीय कल्चर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर था हमारा, उसको इंटरमिंगल कर करके उस कल्चर को खराब करने का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने जस्ट अभी अपलोड हुआ है बिरसा मुंडा रिवोल्ट। तो ये हमारे कुछ YouTube के फ्री इनिशिएटिव के कोर्सेज हैं जो आप लोग के लिए अपलोड किया गया है। अब बात आता है बाबू सिलेबस पे। देखिए भैया सिलेबस में क्या है, हमारा पेपर 1 का सिलेबस में क्या बात लिखा गया है, इस चीज को देखिए। ये करता है द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार एक एक लाइन सिलेबस का आप लोग को दिखा रहे हैं, और किस तरह से हमारा लेक्चर मॉड्यूल है, उस लेक्चर को सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार विच इंक्लूड क्वेश्चन इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एडुकेशन एंड टेक्निकल एडुकेशन, इस पॉइंट को उठाइए। पहला बात ये देखिए हमने करा रखा है या नहीं, वेस्टर्न एंड टेक्निकल एडुकेशन इन बिहार, ये बात हो चुकी है। अब आइए आगे बढ़िए। इट विल ऑल्सो हैव क्वेश्चंस ऑन बिहार रोल, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, क्वेश्चन विल रिलेट टू संथल अपराइजिंग इन 1857 इन बिहार, बिरसा मूवमेंट, देखिए चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, अ नॉलेज ऑफ चीफ फीचर ऑफ मौर्यन एंड पाला आर्ट एंड पटना कलाम पेंटिंग। अब देखिए जो जो सिलेबस में बात लिखा गया है वो आपको यहां दिख रहा है कि नहीं, बढ़िया से आंख खोल के देखिए, बात यहां पर आपको दिख रहा है कि नहीं। पटना कलाम लिखा था, हमने पढ़ाया। मधुबनी ये हिडन है, मधुबनी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे इसको पढ़ाया। पाला आर्ट सिलेबस में, मौर्यन आर्ट सिलेबस में, वेस्टर्न एडुकेशन सिलेबस में, बिरसा मुंडा रिवोल्ट सिलेबस में, संथाल रिवोल्ट जस्ट कराएंगे, उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल जस्ट कराएंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट देखिए साफ साफ लिखा होगा सिलेबस में, हमने कहीं से सिलेबस और प्रीवियस ईयर को छोड़ करके कहीं से बात को नहीं उठाया है। देखिए यहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप लोग सिलेबस को देखिए, आलतू फालतू बात को नहीं सुनना है। हमारे पास सबसे बेस्ट आईना क्या है, द बेस्ट मिरर फॉर 70th, किसी भी बीपीएससी के लिए 70th बीपीएससी,
ये मेंस के लिए बेस्ट मिरर आपके पास कौन सा है? पहला भैया सिलेबस। सिलेबस आपको इस तरह से याद होना चाहिए, और जिस तरह से हमने आपको सिलेबस को काट काट कर दिखाया कि देखिए कि ये सिलेबस में लिखा गया है पटना कलम पेंटिंग, मौर्यन आर्ट, वेस्टर्न एजुकेशन इन वीमेन, तो आपके पास वो नोट्स तैयार है कि नहीं है, ये सवाल आपको होना चाहिए। दूसरा बात, PYQs, प्रीवियस ईयर। भैया ये दोनों के अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर इन दोनों के अलावा आप कहीं थर्ड सोर्स पे चले गए, अगर भैया थर्ड सोर्सेज ने आप लोगों को चुन लिया या आपने थर्ड सोर्सेज को चुन लिया, तो मेंस आपका रुक जाएगा। तो हमने क्या किया है, और हमारे टीम में कोई ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं है। हमारे टीम में प्रीवियस जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनका रेफरेंस है। हमारे टीम में प्रोफेसर्स हैं, मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, और हमारे टीम में ऐसे ऐसे टेक्नीशियंस हैं जो IITian हैं, जो बैठकर रिसर्च कर रहे हैं, आपके लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं, आपके लिए PPT तैयार कर रहे हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। तो उनके रिसर्च को समझिए, उनके मेहनत को समझिए, और किसी चीज पर आप रिलाई मत करिए। इसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी किताब आपको इन दोनों के अलावा परोसने का काम कर रहा है, तो उससे आप टाटा बाय बाय करिए। तो ये आपका होना चाहिए। और हम लोग का जो बाबू प्लान है वो क्या है, 25 क्वेश्चन देने का, GS1 से और GS2 से 25 क्वेश्चन, ऐसे से 7 क्वेश्चन। इसके अलावा हम नहीं दे पाएंगे आपको कुछ यूट्यूब पे, ठीक है। रेस्ट के लिए आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करना होगा। चलिए, सिलेबस क्लियर, रोड मैप क्लियर। आइए आज का टॉपिक को देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन कब का? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार का योगदान हम लोग आज देखने जा रहे हैं। यही सवाल रहता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है और बिहार का इंपॉर्टेंस क्या है उसमें। देखिए, कुछ कुछ बातें आपको यहां पर समझना चाहिए कि भैया क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है, क्वेश्चन का कुछ फ्रेमिंग का पैटर्न क्या होता है। पहला अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तो बेस में रहेगा, ठीक है, ये बेस में रहेगा। आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना है। दूसरा बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है, आपको ये सब चीज आप तैयार रखो। हम बस वही चाहेंगे, एज ए मेंटर आपका हम यही चाहेंगे कि आप इन बिंदुओं को तैयार करके रखें। दूसरा भैया क्या है बाबू, दूसरा है हमारे पास ये फ्रीडम फाइटर्स और लीडर्स एसोसिएटेड विद इट, जो है ना को सिलेबस में रोल मॉडल और पर्सनालिटीज के ऊपर। तो कहां से पर्सनालिटीज उठ के आ गए थे? ऐसे कुछ विद्रोह से पर्सनालिटीज निकले थे, उनका व्यूज निकला था। तो ये सब चीज अगर आपके पास कंप्लीटेड है। तीसरा, मिरर ऑफ बिहार, फ्रॉम मिरर ऑफ बिहार, बिहार के दर्पण से देखिए। यही कुछ पॉइंट्स में आपको क्विट इंडिया मूवमेंट को कंप्लीट करना है, और हम रखेंगे इस पूरे लेक्चर में, आपको शेड्यूल करके देंगे कि इसी सब में आपको क्विट इंडिया मूवमेंट को दौड़ाते घुमाते रहना है, नया कुछ नहीं करना है आप लोग को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये आप लोग बात समझ गए, हम लोग का टॉपिक क्या है, क्या क्या टॉपिक आज हम लोग को रखा गया है इस लेक्चर में, इस प्लान में। देखिए, पहला क्विट इंडिया मूवमेंट, जैसे कि आप लोगों को कहा हमने कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी कहानी, उसको क्लियर करते हुए हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, पटना सचिवालय हत्याकांड। दूसरा बात हम लोगों ने क्या कहा आपको, हमने कहा कि दूसरा बात आपको रखना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को बिहार के रिवोल्ट से, बिहार का जो भी योगदान था, बिहार में किस तरह से स्प्रेड किया। तो बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट कांड को एक आप रख देंगे, पटना सचिवालय हत्याकांड। उसके बाद इस रिजल्ट क्या हुआ, इसका आउटकम क्या निकला, यह भी आपको बात को रखना होगा। और क्विट इंडिया मूवमेंट को किन किन लोगों ने अपोज किया, तो 4 बिंदुओं पे, 5, यही 4-5 बिंदुओं पे हमारा आंसर रिवॉल्व करना चाहिए। और यही सबसे प्रीलिम्स में भी सवाल बनता है और मेंस में भी सवाल बनता है। तो आइए हम लोग आगे लेक्चर को बढ़ाते हैं। पहला ही बात, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बिहार।
तो सवाल होता है कि मूवमेंट अराइज होता कैसे है। थोड़ा सा आपको कहानी को पीछे लेकर के चलते हैं और कहानी को समझिए। मूवमेंट अराइज कैसे मूवमेंट अराइज हुआ, मूवमेंट अराइज होने का वजह क्या बना। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि 1942 में क्रिस्प मिशन आया था। क्रिस्प मिशन आया था सर स्टैफोर्ड क्रिस्प के द्वारा। तो ये क्रिस्प मिशन आया था। इस क्रिस्प मिशन में क्या था बाबू, इस क्रिस्प मिशन में कहा गया था कि ठीक है, आप लोग को डोमेनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। डोमेनियन स्टेटस आप लोग को दे दिया जाएगा, बट आप लोग को क्या करना होगा, सपोर्टर्स। देखो भैया कितना ज्यादा हम लोग को झुंझुना देने का काम किया। सपोर्ट अस इन वर्ल्ड वॉर 2। आप लोग को डोमेनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। कौन कहे, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा। क्या कहा कि ठीक है, आपको डोमेनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, ठीक है, आप लोग को हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग उसके ऊपर बैठे रहेंगे, लेकिन हम लोग का कंट्रोल में आप लोग रहिएगा। यही बात कह दिया। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब यही है। लेकिन हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, एकदम टाइट हो गए कि ना ये सब हमरा झुंझुना से नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, कंप्लीट, यानी लिखिए डायरेक्ट, फुल फ्रीडम। सस्ता वर्ड यूज करते हैं आप लोग के लिए, फुल फ्रीडम। भैया हमको ये सब डोमिनियन स्टेटस और ये सब हमको नहीं दीजिए, हमको कंप्लीट फ्रीडम दीजिए, पूरा आजादी दीजिए। तो इनके विचारधारा ये थोड़े से क्या थे हम लोग के लिए बाबू, लिबरल थे। ये हम लोग के लिए लिबरल थे। क्यों? कि ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। और उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर था, चर्चिल के अंदर था। चर्चिल जो कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। कंजर्वेटिव पार्टी से, ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। तो ये जो थे ना, हमारे भारत के जितने विद्रोह होता था ना, उसके बहुत अपोजिट रहते थे। तो उस टाइम कौन थे, चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे। और उन्हीं के अंडर किनको बना करके भेजा गया था, स्टेफन क्रिस्प मिशन को भेजा गया था कि जाइए आप भारत जाके मंडावली करिए कि भारत के जितने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, ऑल इंडिया कांग्रेस है, वो सपोर्ट करे, वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोग वार जीत जाएं और वार जीत करके भारत को फिर से बढ़िया से गुलाम बना करके रखें। तो ये चीजें हो रही थी बैकग्राउंड में। तो लोगों के अंदर नाराजगी था, लोग नाराज थे इन सब चीजों को लेकर के। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं, व्हाई द मूवमेंट अराइज। आपको बता दिया, क्या बताया हमने, फेलियर ऑफ क्रिस्प मिशन। क्रिस्प मिशन टोटली फेल हो गया। क्रिस्प मिशन में क्या क्या डिमांड रहा था लोगों का, तो ब्रिटिश ने क्या किया था, सर स्टैफोर्ड क्रिस्प को इंडिया को भेजा था सपोर्ट लेने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में। आपकी सारी बातों को हमने लिख दिया है, हमने समझाने के लिए आपको समझा दिया और सारी बातों को यहां लिख दिया। उन लोगों ने क्या प्रॉमिस किया, डोमिनियन स्टेटस को प्रॉमिस किया, जैसा कि हमने आपको बताया, आफ्टर द वॉर बट नो इमीडिएट, तुरंत नहीं, आफ्टर द वॉर दिया जाएगा। ऑफर वाज रिजेक्टेड बाय इंडियन लीडर्स। हम लोगों के लीडर्स ने इस ऑफर को रिजेक्ट किया, ठुकरा दिया कि जाइए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ये छोटी मोटी काम नहीं चलेगा, ये लेमचूस देने वाला बात नहीं चलेगा, बिहार है यही जा, भारत है यही जा। इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ये दूसरा वजह बना। वर्ल्ड वॉर 2 का इंपैक्ट देखिए क्या हो गया, इंडिया वाज ड्रैग्ड विदाउट कंसल्टेशन। भारत को ड्रैग किया गया बिना उसके अनुमति के। भारत तो चाहता नहीं था वर्ल्ड वॉर में, भैया वर्ल्ड वॉर आपका है और उधर है, जाइए आप जर्मनी को ले लीजिए साथ में, उधर से ले लीजिए साथ में, सब कोई लड़िए आप लोग, भारत को क्यों ले रहे हैं आप साथ में। भारत तो चाह नहीं रहा था, भारत एक खुद ब्रिटिश के अंडर था। तो जब आप किसी के अंडर रहिएगा तो वो आपका मालिक होगा, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा, वो जैसे कहेगा, जैसे कि घोड़ा जब आगे चल रहा है तो उसका अथॉरिटी मालिक उसके पीछे चाबुक से मार रहा है, जिधर मारेगा घोड़ा उधर जाएगा। तो भारत उस समय लाइक अ घोड़ा एंड द रोप वाज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने जिधर जिधर चाबुक घुमाने का काम किया, हम लोग को घूमना पड़ा। तो ये सब बात हो गई। और इसमें देखिए क्या हो गया, इसमें जो कहानी बना कि हम लोग के बिना मर्जी के, विदाउट आवर कंसेंट, हम लोग का कंसेंट लिया ही नहीं, लेवे नहीं किया, हम लोग से कोई पूछा ही नहीं कि आप
आना चाहते हैं युद्ध में कि नहीं? हम लोग के सोल्जर्स को, हम लोग के सैनिक को, हम लोग के सैनिक को उन लोगों ने बाहर में युद्ध में यूज किया। कौन से सैनिक? जो ब्रिटिश आर्मी में थे। ब्रिटिश आर्मी में जो हमारे सैनिक थे उनको ले जाकर विदेशों में उनका यूज किया, हम लोग का रिसोर्सेज यूज किया, हम लोगों का रिसोर्सेज यूज किया। एज ए रिजल्ट उसके वजह से क्या हुआ? हम लोग के यहां भूखमरी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ा रहे हैं आपको, महंगाई, इन्फ्लेशन हो गया, हम लोग के अंदर शॉर्टेज ऑफ ग्रेन हो गया। ये सब बातों को आप लिखिए, शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स। ये सब हैंड रिटन जो नोट्स आपको हम दे रहे हैं, ये पीपीटी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सब जो क्रक्स है आपको, इनको आपको इसी तरह से लिखना चाहिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। इसलिए हम ऐसे, हम आए तो पढ़ के रट रट चल जाएंगे, लेकिन हम लिखते हैं ताकि इसी तरह से आप लोग भी लिखें, इस तरह से साइड में एक तरह से पेज में लेकर के कि ऐसे 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 सर ने बताया, ऐसे ऐसे भैया ने बताया, तो उन चीजों को लिखें आप ताकि आपको चीजों को रिकॉल करने में आसानी हो। पहला बात हमने आपको जो बताया वो आपके कॉपी में होना चाहिए, शॉर्ट नोट में होना चाहिए। तो हम लोग के सोल्जर को वर्ल्ड वॉर 2 का इंपैक्ट कैसा रहा? तो हम लोगों को बिना कंसेंट को खींच लिया गया। दूसरा बात, हमारे सोल्जर्स को यूज कर रहा है ले जाकर के विदेशों में, और हमारे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। हमारे रिसोर्सेज यानी हमारे यहां से खाना जा रहा है, हमारे यहां से मेडिसिन जा रहा है, हमारे यहां से सब कुछ जा रहा है, कपड़ा लाता सब कुछ हमारे यहां से जा रहा है। तो हम तो वॉर में हैं ही नहीं भैया, हम तो वॉर को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, हमको तो कोई मतलब ही नहीं है इस वॉर से। लेकिन हमारे यहां से आप सब कुछ लेके जा रहे हैं, हमारे यहां से खाना, दवाई सब कुछ लेकर के जा रहे हैं, और आप युद्ध लड़ने का काम कर रहे हैं। तो यही सब बात था। देखिए, काउज इकोनॉमिक डिजास्टर, जिसमें इन्फ्लेशन हो गया, फूड शॉर्टेज हो गया, मास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि सारा फैक्ट्री जो था यहां ब्रिटिश का वो बंद हो गया, क्योंकि ब्रिटिश ने सब कुछ अपना दाव, पैसा, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज सब कुछ को लगा दिया था वॉर में। तो ये कहानी बन गई। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट का थर्ड क्या बात हुई? थर्ड हो गया इंक्रीजिंग रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश दबाना चाह रहा था इस रिवोल्ट को। ब्रिटिश इस रिवोल्ट को, कौन से रिवोल्ट को? जो रिवोल्ट पहले हो रहा था, जो रिवोल्ट हम लोगों ने कर रखा है, जैसे कि हम लोगों ने कर दिया था पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हम लोगों ने कर रखा था डांडी मार्च, ये सब मूवमेंट को ब्रिटिश दबाना चाह रहा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च, तो जितने भी छोटे छोटे हम लोग का हुए थे विद्रोह, उन सब विद्रोहों को ब्रिटिश ने दबाया। इसका वजह से गुस्सा फूट पड़ा था इंडियंस के देह में। एकदम जो बोलते हैं ना कि एकदम ब्रिटिश जो ऐसा कारनामा कर रहा था, सारे इंडियंस एकदम कुछ मिल रहा था तो उठा के मारने को तैयार था, ब्रिटिशर्स को देखना नहीं चाह रहा था। तो इन सब और जो वजह थे एक्यूमुलेट हो गए। कब? जब 1942 में ब्रिटिश ने ये डोमिनियन स्टेटस का बात किया, तो पूरे देश में एकदम सनसनी फैल गया कि ब्रिटिश अब हम लोग को अभी भी नहीं छोड़ने जा रहा है, डोमिनियन स्टेटस का एक झुंझुना, एक लॉलीपॉप हम लोग को देने को जा रहा है। तो उस वक्त जितने भी हमारे लीडर्स थे, जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे, सब के अंदर गुस्सा फूट गया, और जितने भी हमारे विद्रोह को दबाया गया था पीछे, उन सब विद्रोह को, उसके अंदर की आग लोगों में निकली कि इतने सारे विद्रोह को दबाया गया था और ये हमारा फिर से इस नया विद्रोह को दबाने का काम करेगा। तो और एक देखिए इसमें सेंसर्ड न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर थे उनको सेंसर्ड कर दिया कि अब ब्रिटिश के प्रेस से ही छपेगा और कोई प्रेस इस सब न्यूज़पेपर को नहीं छाप सकता है। प्रोटेस्ट किया, जेल में डाला लोगों को। रियलाइजेशन दैट ओनली मास रेजिस्टेंस कुड फोर्स द ब्रिटिश टू लीव, यही लाइन आपको लिखना होगा। यानी ये सब जितने भी कांड हुए बैकग्राउंड में, लोगों के अंदर वो रियलाइजेशन हो गया, लोग अब समझ गए कि द मास रेजिस्टेंस कुड ओनली फोर्स द ब्रिटिश टू लीव। सिर्फ और सिर्फ एक मास रेजिस्टेंस चाहिए, एक बड़ा सा विद्रोह चाहिए जिसमें लोगों की जमावड़ा हो, लोग एकदम पूरे भारत के कोने कोने से लोग इकट्ठा एक आवाज बोले, भारत छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो अंग्रेजों, डू और डाई की नारा यहीं से शुरू होगी। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कहानी देखते हैं। अब हम लोग बिहार के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बिहार में अब देखिए बाबू, ये चीज जो हम आप लोग को दिखाए हैं, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, दीदी लोग, सबको देखिए, ये जो हम आपको दिखाए हैं, ये मैप अगर आप बना देंगे तो 2 से 2.5 नंबर आपको नहीं मिल गया, तब आके कहना कि मास्टर तुम मैप पढ़ाया था जिसके वजह से हमको नंबर कट गया।
ये मैप आप बना देंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया, यहां तक पटना, देखिए पटना आपका यहां आप डाल दीजिए थोड़ा सा बक्सर के तरफ, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपको शहर का, डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखना है, बिहार में कहां कहां शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मैप बना दीजिए, ये नक्शा बना दीजिए, और नक्शा बना करके इस तरह से बिंदु वाइज आप दिखा दीजिए कि ये रहा, ये थे हॉट स्पॉट, ये थे हॉट स्पॉट्स जहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट की लहर इतनी तेज थी कि कहानी आगे देखिए, सब इसी स्लाइड में थोड़ी ना बताएंगे आपको, कहानी आगे देखिए कैसी थी। एक निकला बाबू कहां से, पटना से आरा का कहानी, क्विट इंडिया मूवमेंट में पटना से आरा का कहानी निकला। अब आइए कहानी को समझिए। क्विट इंडिया मूवमेंट का कहानी शुरू होता है 1942 का कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक बैठक में। यह 14 जुलाई को यह बैठक होता है, 14 जुलाई को यह बैठक होता है। इस बैठक में एक निर्णय लिया जाता है, वही कि एक मास मूवमेंट करना चाहिए हम लोग को। ब्रिटिश का इतना सारा ऑपरेशंस, ब्रिटिश का इतना सारा नाकामयाबी को देखने के बाद लोगों का, कांग्रेस का एक मीटिंग हुआ 14 जुलाई को। कहां हुआ यह मीटिंग? वर्धा में हुआ। वर्धा कहां है? महाराष्ट्र, मुंबई लिखिए। यह 1942 में वर्धा में यह मीटिंग हुआ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का यहीं से नींव को रखा गया, क्विट इंडिया मूवमेंट का नींव यहीं से रखा गया। और प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है किसने क्विट इंडिया मूवमेंट के नींव को रखा था, रिजोल्यूशन को पास किया था। तो रिजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय किनके द्वारा? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और अगुवाई ये कर रहे थे, और सेकेंडरी पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा था? सेकेंडरी बाय सरदार पटेल। क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास होता है कहां? वर्धा सेशन में, मुंबई में 14 जुलाई 1942 में। अगस्त आते आते खेला हो जाएगा। आगे देखिए कहानी को, यहां तक आप लोग को समझ में आया? हां, तो डॉक्टर राजेंद्र, ये थोड़ा सा स्लाइड आगे हो गया, देखिए, फ्रॉम पटना टू आरा लॉन्च्ड एट बॉम्बे सेशन, जैसा कि हमने आपको बताया, इंडिया कांग्रेस कमेटी महात्मा गांधी ऑन 8 अगस्त, यानी 8 अगस्त 1942 को ये ऑफिशियली लॉन्च हो गया। ऑफिशियली ये लॉन्च हो गया धरातल पे। महात्मा गांधी मेड ए कॉल, क्या किया महात्मा गांधी ने? डू और डाई इन हिज क्विट स्पीच डिलीवर्ड इन बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान। ये नाम रखें, ये ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने कहां स्पीच दिया था? ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां कहा डू और डाई का नारा दिया, और उन्होंने कुछ बातें कही, उन बातों को ध्यान देंगे। गांधी जी का जनरल इंस्ट्रक्शन था, गांधीज जनरल इंस्ट्रक्शन, गांधी जी का जनरल इंस्ट्रक्शन था। क्या था गांधी जी का जनरल इंस्ट्रक्शन? किन किन के लिए था? पहला, गवर्नमेंट इंप्लॉइज। गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए क्या था कि आप लोग नौकरी को मत छोड़ो, डोंट लीव, क्योंकि ब्रिटिश क्या है, अभी वॉर में इंडल्ज है, उनके नौकरी को मत छोड़ो, डोंट लीव बट डू नॉट सपोर्ट। सपोर्ट मत करो, नौकरी मत छोड़ो, सपोर्ट मत करो, किसी तरह के ब्रिटिश को इस वॉर से रिलेटेड सपोर्ट मत करो, बट नौकरी मत छोड़ो। दूसरा मैसेज सोल्जर्स के लिए था, सिपाही के लिए। सिपाही के लिए क्या था? वॉर में छोड़ो मत, वॉर मत छोड़ो, अपना वॉर मत छोड़ो, वॉर मत लीव करो, डोंट लीव, बट गोली मत चलाओ, गोली नहीं चलाना है। वॉर में मतलब अपना रेजिमेंट छोड़ के मत भागो, रेजिमेंट में रहो, बट गोली मत चलाओ, फायर मत करो, निर्दोषों को मत मारो। वॉर में कौन मरता है? 2 गो मरते हैं बदमाश, 10 गो मरेंगे निर्दोष। गोली मत चलाना।
और स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान से सारी बातों को लिखेंगे आप नोट्स में। स्टूडेंट के लिए क्या उन्होंने संदेश भेजा? स्टूडेंट को कहा उन लोगों ने, अगर तुम सक्षम हो, अगर बोला अगर तुम सक्षम हो लीव स्टडी, अगर तुम सक्षम हो लीव स्टडी। पीजेंट्स को क्या कहा उन्होंने? पीजेंट्स जितने भी मजदूर थे उनको क्या कहा? जितने भी खेती करने वाले इंसान थे, किसान थे, उनको क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर कोई जमींदार जो है ब्रिटिश का है, ब्रिटिश प्रो जमींदार है, उनको टैक्स मत दो। जो एंटी है, एंटी ब्रिटिश है, उसको टैक्स दो। तो 4 बात उन्होंने कहा गांधी जी ने जब यहां पर वो स्पीच दे रहे थे। डिलीवर किया स्पीच, कहां किया? तो ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में किया। उन्होंने स्पीच देते हुए कहा, डू और डाई का नारा दिया और कहा ये 4 बात, 4 जनरल इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया। अब क्या हुआ कहानी? जैसे ही ये 8 अगस्त को ये कहानी शुरू हुआ, ये कहानी जैसे ही शुरू हुआ, उसके बाद देखिए क्या हो गया। 9 अगस्त को सुबह 0 आवर में, कहते हैं 0 आवर में, 0 आवर कहने का मतलब है बाबू सुबह या फिर एकदम रात खत्म होते ही 9 अगस्त को बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर बिहार का बात कर रहे हैं हम, इधर भारत में, इंडिया में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन का सिर्फ अगुवाई किया गया था 8 अगस्त को, सिर्फ और सिर्फ अगुवाई किया गया था कि हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स के कान में भनक लग गया और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बिहार से उठवा लिया, क्योंकि बिहार एक ऐसा हब था, बिहार एक ऐसा हब था जहां बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा होता था। यहां से स्पार्क निकलती थी। राजेंद्र प्रसाद जब बोलते थे खड़ा होकर के, ब्रिटिश का हिम्मत नहीं होता था उनके आंख से आंख मिलाकर बात करने का। राजेंद्र प्रसाद एक ऐसा पर्सनालिटी थे, वो बिहार के वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया कि ये बिहार से हैं। अब बिहार के लोगों में वो ताकत थी। इनके साथ साथ कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहां पर देखिए, टू प्रिवेंट द आउटब्रेक, इस आउटब्रेक जैसा वर्ड यूज कर रहा है, ये बड़ा सा भयावह रूप ले लेता। द मास सिविल डिसोबीडियंस द गवर्नमेंट इन द अर्ली आवर्स, एकदम सवेरे सवेरे, एकदम 9 तारीख को, ऑन अगस्त 9 अरेस्टेड महात्मा गांधी एंड ऑल मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे मेंबर को गिरफ्तार करने का काम किया ब्रिटिशर्स ने। अब आइए, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अरेस्टेड किनके द्वारा? बाय WG आर्चर। कौन थे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, डीएम थे, कहां के? पटना के। WG आर्चर ने, ये पटना का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उन्होंने उनको खुद स्वयं गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में, पटना वाला बांकीपुर जेल में रखा सुबह एकदम 9 तारीख को। फिर फूलन प्रसाद वर्मा, श्री कृष्णा सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा और बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार करने का काम हुआ। 9 नवंबर जयप्रकाश नारायण, द लोकनायक JP and 5 other prisoners escaped from the हजारीबाग सेंट्रल जेल where जोगिंदर शुक्ला, सूरत नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह, गुलाब चंद्र गुप्ता एंड द रामनंद मिश्रा। कहानी को समझिए, PPT आपको दे दिए हैं। तो 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला प्रोमिनेंट फिगर, दूसरा JP। कहां से इनको उठाया? हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल से इनको उठाया। इनके साथ साथ 5 लोग और थे। टोटल इन लोग वहां से भाग निकले हजारीबाग जेल से। कैसे भागे थे? रात में दिवाली का उत्सव था, दिवाली था, सब गार्ड लोग बिजी था, सबके आंख में धूल झोंक करके इन लोग वहां से भाग निकले। और भाग निकले तो सिर्फ और सिर्फ भागे, तो रुके नहीं, आंदोलन को कंटिन्यू किया अंडरग्राउंड होकर के। और वही JP है, वही जयप्रकाश नारायण है, वही है जिन्होंने अंडरग्राउंड रह करके नेपाल के तेराई से उन्होंने काम करने का, आजादी के बिगुल बजाया था वहीं से, वही JP। तो क्या हो गया? इनके साथ कौन कौन थे? इन थोड़ा सा ध्यान देंगे। इनके साथ थे जोगेंद्र शुक्ला, सूरत नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह
गुलाब चंद गुप्ता, रामनंद मिश्रा, ये 5 लोग कहां से एस्केप हुए? हजारीबाग जेल से। तो ये बिहार का इंसिडेंस ऐसा रहा। देखिए कैसे इन लोग रात में ब्रिटिशर्स के आंख में धूल झोंक करके इन लोग जेल कूद करके भाग गए थे। जेल से इन लोगों ने वहां से छलांग लगा दिया था, हजारीबाग जेल से। अब आते हैं पटना सेक्रेटेरिएट मास केयर, पटना सचिवालय हत्याकांड। तो कहानी को समझिए, जब ये सब पूरी भूमिकाएं हो रही थी, जब ये सारी भूमिकाएं हो रही थी, 9 तारीख को ये कांड हुआ, 9 अगस्त को। 11 अगस्त को सारे जितने भी युवा थे, जितने भी यंगस्टर्स थे, वो राजेंद्र प्रसाद को बहुत मानते थे। उनकी वो कह देते कि आज दिन नहीं है रात है, तो कोई कितने जितने भी युवा थे वो मानने को उनकी बात को तैयार हो जाते। सर कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद की अभी दिन नहीं रात है तो रात है, इतने ज्यादा उनको मानते थे। तो 11 अगस्त को हुआ क्या कि ये जो सारे बच्चे थे चुपचाप साइलेंटली बिना किसी विद्रोह किए हुए ये लोग इंडियन फ्लैग को लेकर के अलग अलग चौक पे, अलग अलग जगह पे, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, सारे बीए 12th पास, ये से सब ग्रेजुएट बच्चे हैं 22-23 साल के, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर, कोई थर्ड ईयर में है। इन लोगों ने क्या किया कि बाकी चौक चौराहे, स्कूल मोड़ पे झंडा फहराने के बाद इन्होंने पटना सचिवालय चुना। पटना सचिवालय में इन लोगों ने झंडा गाड़ने का निश्चय किया, झंडा गाड़ भी दिया। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि इस भीड़ को गोलियों से छन दो। सोचो उस समय की पीड़ा को, जब उन पूरे बच्चे के ऊपर लगातार गोलियां बरसाया गया होगा, जिसमें से 7 वीर जवानों ने अपनी जान दे दी। 7 वीर जवान जो थे वो स्टूडेंट्स, उन्होंने अपनी जान को वहीं पर त्याग दिया। पटना सचिवालय की ये कांड है, पटना सचिवालय हत्याकांड। देखिए यहां पर ऑन 11 अगस्त 1942 थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट एंड यंग प्रोटेस्टर मार्च टू द बिहार स्टेट सेक्रेटेरिएट। और क्या हुआ? एम वाज टू होस्ट द इंडियन ट्राई कलर फ्लैग। क्या चाहता था? सिर्फ भारत का भारतीय तिरंगा को लहराना चाहता था, लेकिन उस वहां पर क्या हो गया बाबू? और सिर्फ पीसफुल और अनआर्म्ड, किसी तरह का कोई हथियार नहीं, शांति से पटना के सेक्रेटेरिएट पे झंडा फहराना है। क्या हो गया कि ब्रिटिश पुलिस ने ओपन फायर कर दिया और विदाउट एनी वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं, 7 स्टूडेंट की हत्या हो गई। वहां पर आज भी 7 मैटर्स ऑफ पटना करके जाइएगा आप लोग, सेक्रेटेरिएट के बाहर चौक पे बना हुआ है। 7 लड़कों की फोटो बनी हुई है, 7 स्टूडेंट की फोटो बनी हुई है, मूर्तियां बनी हुई है। देखिए पटना सेक्रेटेरिएट मास केयर में किस तरह से ऐसे 7 लोगों की जान गई, 7 स्टूडेंट की जानें चली गई और ब्रिटिश ने ओपन फायर कर दिया था, बिना वार्निंग दिए, सब कुछ बिना कुछ किए ओपन फायर कर दिया गया था। अब आते हैं आउटकम ऑफ द इवेंट। क्या हुआ इवेंट होने के बाद? कंप्लीट स्ट्राइक पटना, 12 अगस्त को कंप्लीट स्ट्राइक किया गया पटना में। जगत नारायण लाल ने शाम में ही, इवनिंग में ही 12 अगस्त को 11 को यह हत्याकांड हुआ। अब जब यह हत्याकांड हो गया उसके बाद कितना ज्यादा विद्रोह हो गया लोगों में बिहार के, कि 7 बच्चों को मारना, 7 स्टूडेंट को मारना, मतलब 7 परिवार हो गए। अब बिहार है, 7 जातियां हो गई, पूरे कम्युनिटी के कम्युनिटी उठ गए हैं। ऐसा नहीं था कि 7 एक ही जाति के थे। तो समझिए कि एक जाति जो अलग अलग था, सब एकजुट हो गए, अलग अलग कास्ट के लोग एकजुट हो गए, अलग अलग एरिया के लोग एकजुट हो गए। कोई गया का था, कोई सारण का था, कोई औरंगाबाद का था, कोई बक्सर का था। तो सब लोग जुट गए और सब लोग जुट करके ब्रिटिश के ऊपर क्विट इंडिया मूवमेंट का एकदम खतरनाक बम फोड़ने का काम किया। उसके बाद देखिए अपरूटेड रेलवे, किस तरह से रेलवे को उखाड़ करके फेंक दिया गया। यही है जगत नारायण, इन्होंने ही शाम में मीटिंग किया और मीटिंग करके और उसके बाद पुलिस स्टेशन को सीज किया। मूवमेंट लॉस इस मोमेंटम टिल अक्टूबर एंड नवंबर 1942 एंड बट वेंट अंडरग्राउंड। हमने आपको क्या कहा था कि ये मूवमेंट तो चलते गया, अक्टूबर नवंबर तक जाकर के ठंडा हो गया। ब्रिटिश जैसे ही वॉर से फ्री हुआ इस मूवमेंट को दबा दिया, लेकिन बट मूवमेंट वेंट अंडरग्राउंड नेपाल के तेराई से जयप्रकाश नारायण ने वहां से अपना बिगुल बजाने का काम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल से निकले बाहर, महात्मा गांधी फिर से जेल से निकले बाहर, और उसके बाद ये मूवमेंट अंडरग्राउंड चलते गया। अब एक आता है कि मेरे लास्ट में भैया ये ऑपोजिशन टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। कुछ बढ़िया काम करने जाओगे तो कुछ ना कुछ लोग तो आपके
पैर को खींचेंगे। तो कौन थे लोग जो पैर को खींचने का काम किया? आपके पहला ही ध्यान में आया होगा, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। वो इतना छोटा आदमी था कि वो किसको सपोर्ट किया? ब्रिटिश को वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट किया, वॉर इफेक्ट इन वर्ल्ड वॉर 2। मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर 2 में। और हम लोग में से भी एक निकले हिंदू महासभा के जो पीठ थे, पीठ, अब वो कौन थे? बीडी सावरकर थे। इन्होंने बट इन्होंने लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया। लास्ट आते आते इनको रियलाइज हो गया कि नहीं, ये हमारे भारत का हित का बात है। उसके बाद इन्होंने, और कुछ प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने, जो राजा रजवाड़ा थे, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया, क्विट इंडिया मूवमेंट को, इसको अपोज किया। बट हिंदू महासभा के जो हमारे बीडी सावरकर थे, और बंगाल में कौन थे? बंगाल में थे श्यामा प्रसाद। इन्होंने तो लेटर लिख दिया था। हिंदू महासभा के जो बीडी सावरकर थे, इन्होंने लेटर लिख दिया था, एक्सटेंड हिज राइटिंग लेटर। देखिए क्या लिखा हुआ, एक्सटेंड राइटिंग लेटर, टाइटल स्टिक टू द ईयर पोस्ट। पोस्ट पे स्टिक रहो। कौन? इनके जितने हिंदू महासभा के लोग थे, बोले कि अपने पोस्ट पर स्टिक रहो, कोई इधर उधर नहीं जाएगा मूवमेंट में, कोई इधर उधर नहीं करेगा। तो इन्होंने मूवमेंट को अपोज किया था। बट एट द एंड ऑफ द लास्ट उनको रियलाइज हो गया, नेशनलिज्म का फीलिंग उसके अंदर, उनके अंदर जगा, और वो उन्होंने फिर आकर सपोर्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट का। और उनका भी योगदान है इस क्विट इंडिया मूवमेंट में एट द एंड। तो ये हमारा समरी था, ये हमारा एक्सटेंड था बिहार में क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो आपको आंसर को इसी तरह से फ्रेम करना है जिस तरह से हमने आपको बताने का काम किया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दास्तां हम लोगों ने देखा बिहार के स्वरूप से। अगर किसी तरह का आपको कठिनाई है आंसर लिखने में या आंसर जमा करने में, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को आप स्कैन करें, और नहीं तो इस व्हाट्सअप चैनल है, नंबर है, किसी तरह से कांटेक्ट करें आपको कोई भी समस्या हो तो। और नहीं तो हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ हेल्प डेस्क में जाकर के, मेल में जाकर के आप लोग अपना मेल छोड़ सकते हैं, और वेबसाइट में जाकर के कोर्सेज को भी इनरोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ भी फ्री लेक्चर पड़ा हुआ है, वहाँ भी डिटेल एनालिसिस है, वहाँ भी डाउट सेशन है, वहाँ पे डाउट अपना पूछ सकते हैं। टीचर्स अवेलेबल होंगे तो आपको मेल में आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, और इसी तरह से हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आपको एकदम दम तक पढ़ा के रखेंगे, आपका सिलेक्शन दिला करके रहेंगे। कीप स्माइलिंग एंड स्टडी हार्ड। वेल डन, थैंक यू।